16 जनवरी 2026 की मुसरत रात जब नोएडा सेक्टर 150 में रहने वाले युवराज मेहता अपनी जॉब जो गुड़गांव में करते थे वहां से वापस लौट रहे थे अपनी कार ग्रैंड विटारा से, जो कि अपने घर से लगभग 500 मीटर ही दूर थे, और वहां पर एक गड्ढे में उनकी जान समा जाती है। ये हादसा तब होता है जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद रहती है, पुलिस की टीम मौजूद रहती है और उनके पिता भी वहां पर मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद भी उनको नहीं बचाया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे युवराज मेहता केस की, कि कैसे उनकी जान गई और ये सिस्टम की लापरवाही है या सिर्फ एक दुर्घटना थी। तो तारीख होती है 16 जनवरी 2026। नोएडा सेक्टर 150 में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जो भी गुड़गांव में जॉब करते थे, अपनी जॉब से वापस लौट रहे थे। लेकिन 16 तारीख 2026 के दिन ये इस समय का मौसम जो था वो बहुत ज्यादा सर्दी थी और कोहरा था, घना कोहरा, जिसमें जीरो विजिबिलिटी थी, यानी कि आप देख नहीं सकते थोड़ी दूर पे क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने घर जा रहा था और नोएडा सेक्टर 150 में वो अपने घर से लगभग 500 मीटर ही दूर थे। लेकिन युवराज मेहता 500 मीटर दूर ही अपने घर से रह जाते हैं और अपने घर कभी नहीं पहुंच पाते। दरअसल कहानी ये होती है कि वहां पर जब अपने घर से सिर्फ 500 मीटर दूर होते हैं, वहां पर टर्न लेना होता है। तो आप इस तरह से देखेंगे ये गाड़ी जा रही है और ऐसे करके एक रोड ऐसे बनाया हुआ है, ये 90 डिग्री इसको बोलते हैं। 90 डिग्री पर एक रोड है, उसका एक टर्न है। जब वो टर्न लेते हैं तो उनको, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो थी तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनकी गाड़ी सीधे जो है टर्न ना लेके सीधा जो है एक गड्ढे में जाके गिर जाती है। लगभग 30-40 फीट गहरा गड्ढा होता है, उसके अंदर वो गाड़ी गिर जाती है, जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। वो किस बताया जाता है, वो गड्ढा निर्माणाधीन मॉल लोटस ग्रीन और वेस्ट टाउन के लिए बनाया गया था, बेसमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन उस गड्ढे में पानी भर गया था, जो आसपास के एरिया का सारा इकट्ठा उसमें हो जाता है। जब युवराज मेहता गड्ढे में गिर जाते हैं तो युवराज मेहता को तैरना नहीं आता है। युवराज मेहता की उम्र थी 27 साल। तो वो अपने पिताजी को फोन करते हैं कि पापा मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मैं गड्ढे में गिर गया हूँ और मुझे तैरना नहीं आता है, आप मुझे बचा लीजिए। उनके पिताजी वहां आते हैं, वो 112 नंबर डायल करते हैं, पुलिस के लिए इत्तला करते हैं। जब गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है तो किसी तरह से युवराज मेहता अपने आप को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और गाड़ी की छत पे चढ़ जाते हैं। पानी के बीचों बीच युवराज मेहता को तैरना नहीं आता था। वो गाड़ी पे छत पर चढ़कर खुद को कैसे भी मैनेज करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने पिताजी को कॉल करते हैं कि पापा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस तरह से इस जगह पे फंस चुका हूँ। वो अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं अपने पिताजी को। उनके पिताजी कोशिश करके वहां पर पहुंचते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, बट अंधेरी की वजह से वो उनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एरिया अच्छे खासे एरिया में बारिश और नालों का पानी भरा हुआ होता है। युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता पुलिस को इत्तला करते हैं। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम आती है, लेकिन कहा यह जाता है कि उन पर पर्याप्त उपकरण नहीं थे जिससे किसी व्यक्ति को बचाया जा सके। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी इन्फॉर्म किया जाता है, चाहे वो भी आती है, लेकिन घने कोहरे कारण और सर्दी कारण नहीं आ पाते हैं। युवराज मेहता के जो पिता है राजकुमार मेहता, उनका कहना यह है कि पुलिस ने और जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने पूरी कोशिश नहीं करी। उनका उन पर आरोप है कि उन्होंने कहा कि पानी जो है ठंडा है और इस पानी के अंदर सरिया हो सकती है, हम नहीं जा सकते, और बचाने के लिए नहीं उतरे। परिणाम इसका ये होता है कि युवराज मेहता 2 घंटे तक सरवाइव करता है और वहां पर वो खड़े खड़े चिल्लाता रहता है, अपने मोबाइल से टॉर्च दिखाता रहता है, जो कि सामने वालों को बहुत कम दिखाई देती है कोहरे की वजह से, और वो चिल्लाता रहता है पापा मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम जो होती है वो खड़ी रहती है, वो ज्यादा उसमें कार्रवाई नहीं कर पाती है उपकरणों की कमी की वजह से। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय मोनिंदर, जो अपनी पूरी जान खतरे में डालकर कोशिश करते हैं कि युवराज मेहता को कैसे बचा सकें। तो वो लगभग आधा घंटा पानी में रहते हैं मोनिंदर और कोशिश करते हैं कि इनको बचा लिया जाए, लेकिन वो भी उनको नहीं ढूंढ पाते कहाँ पर हैं, क्योंकि कोहरा था, एरिया बड़ा था और उनको नहीं ढूंढ सके, पानी बहुत ज्यादा गहरा था। फिर भी उसने अपनी पूरी जान लगा दी युवराज मेहता को सर्च करने के लिए। ये मोनिंदर वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले उसी गड्ढे में ट्रक ड्राइवर को बिल्कुल यही दुर्घटना के साथ बचाया था
90 डिग्री कोण पे आ रही थी गाड़ी और सीधा उस गड्ढे में घुस गई। एक ट्रक था और उसको ड्राइवर को उसी मोहम्मद ने बचाया था। तो उसने कोशिश करी कि मैं शायद युवराज मेहता को बचा सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचा सका। तुम करके भी दिखा सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, टूटे हुए, देखो गाड़ी वहाँ पे जाके पड़ी है। कम से कम 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है। ठीक है। जीवित उसने सबसे मदद मांगी है। हाँ। सबसे मदद मांगी थी कि प्लीज मुझे बचा लो, हेल्प वगैरह बहुत सारी चीज। गाड़ी से निकल कर वो, गाड़ी एकदम से नहीं डूबी थी, गाड़ी से निकल कर वो गाड़ी पे बैठ गया था। गाड़ी पे बैठकर उसने अपना फोन निकाल के टॉर्च दिखाई थी बाकायदा, बराबर 1.5 घंटे रस्सा बांधा। तुरंत मैंने बिना देरी के तुरंत आगे, उन्होंने बोला था अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। लड़के की आवाज अभी 5 मिनट पहले आनी बंद हुई है। ये मेरे साथ मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ कि मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। जो हजारों करोड़ का मालिक, वो आदमी सबूत छुपाने के लिए क्या नहीं कर सकता, बताएं आप। बुलाया गया था, हालांकि मेरे साथ वहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन मुझे 5 घंटे थाने में रखा गया था। आप जोन था यहाँ पे उस समय? यहाँ पे पूरा प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन। अच्छा। मैं चलो पुलिस प्रशासन को नहीं कह सकता, क्यों, उसमें थोड़े कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। ठीक है जी। उनके पास ना कोई सुविधा थी रात में जाने का, प्लस में वो लड़का दिख भी नहीं रहा था। इतने अंदर तक मैं खुद, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके गए थे जी। कितनी देर बाद? मैं जब आया, मैंने आके देखा यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं, वो उनके पास 3x6 की नाव थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, वो फिर भी अंदर नहीं गई। मैं बोला, वो कह रहे थे कि इसमें सरिया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें सरिया है, उसमें अड़क जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ। नू आप चले जाओगे? मैं कहा जी मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। 100% चले जाएंगे आप? वहाँ चला जाऊंगा जी। तो आप जा सकते हैं। ठीक है। मैंने कमर से रस्सा बांधा, तुरंत मैंने बिना देरी के तुरंत आगे, उन्होंने बोला था अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। लड़के की आवाज अभी 5 मिनट पहले आनी बंद हुई है। ये कितने युवराज मेहता ने अपनी जिंदगी की लड़ाई 2 घंटे के लिए लड़ी, लेकिन वो आखिरकार बच ना सका। 2 घंटे के बाद आवाजें आना बंद हो गई और उसके बाद युवराज मेहता और उसकी गाड़ी दोनों पानी में डूब जाते हैं। बहुत सारी कोशिशें करने के बाद लगभग सुबह 6 बजे युवराज मेहता की लाश को उस गड्ढे से निकाला जाता है। 2 घंटे तो युवराज मेहता अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं खुद से ही, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है पानी में डूबने की वजह से। फेफड़ों में पानी भरने से और कीचड़ भरने से उनकी मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट उनको आ गया और युवराज मेहता की जो कार थी लगभग वो 3 दिन के बाद गड्ढे से निकाली जाती है। फिर इस पर योगी सरकार एक्शन लेती है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश शर्मा को पद से हटा दिया जाता है। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया और वहां के जो बिल्डर थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी और उस पर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। आगे की अपडेट जब भी आएगी तो आगे पता चलेगा इसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई। अभी सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसमें गलती किसकी थी। देखिए, हम सारे लोग ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं और ये मौसम जो है उसकी वजह से सारे लोग अफेक्ट होते हैं। बात ये आती है कि जो रोड है उसकी देखभाल कौन कर रहा है? नोएडा अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी थी वहां पर रिफ्लेक्टर लगाने थे, क्योंकि आरोपी है ना उस सड़क पर, उस जो मोड़ थी ना पर वहां पर कोई रिफ्लेक्टर था, ना ही कोई बैरिकेटिंग थी। सामने की गाड़ी सामने ना लेके जाए कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था। और ऐसा एरिया जहां पर दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वहां पर ना तो कोई लाइटिंग है। जबकि माना जाता है कि नोएडा नगर निगम जो है उस पर यूपी के जितने भी नगर निगम में सबसे ज्यादा संपत्ति है, लगभग 8-9 हजार करोड़ का बजट है इनका। उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं इतनी ढीली हैं, इतनी हल्की हैं, जो कि किसी भी आम आदमी की जिंदगी को कुछ नहीं समझा जाता है। जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं नोएडा सेक्टर 150, वहां की जितने भी आसपास की कॉलोनियां हैं, जहां पर सोसाइटीज हैं, वहां पर जो फ्लैट हैं वो बिकते हैं, उनकी स्टार्टिंग 2 करोड़ से होती है कम से कम। अब आप सोचिए, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जिसके बराबर में आपकी जान की कीमत नहीं है कि कभी कहां आपकी जान जा सकती है, किस तरीके से, लेकिन महंगाई इतनी है। तो ये तो व्यवस्थाएं हो गई जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, ये होनी चाहिए थी वहां पर चीजें। उसके अलावा उस मौके पे उस दौरान जब ये सारी चीजें नहीं थी, रिफ्लेक्टर नहीं, बैरिकेटिंग नहीं, ठीक है, जो तीव्र मोड़ है वो गलत है, उसके बावजूद भी अगर कोई वहां पर व्यक्ति फंस चुका है तो उसकी इसमें क्या किया जा सकता था। जो मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। अगर मेरे गांव में ही होता ना तो
मेरे गांव के लोग इतना भरोसा है, कैसे भी करके उस व्यक्ति को बचा लेते। और ये शहर है, एनसीआर है, ये दिल्ली एनसीआर है। आपके पास बराबर में एयरपोर्ट थे, आपके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की कमी यह है कि आपको ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है और इसी बात का आप पैसा लेते हैं। क्या पर्पज रह गया उस ट्रेनिंग का जो आपको दी गई, अगर आप एक डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बता सकते और आपके बहाने आप ये दे रहे हैं कि वो पानी ठंडा है। अरे इसीलिए आपको बताया गया कि उसमें नीचे सरिया हो सकती है, आपके पास उपकरण नहीं थे। दूसरी बात ये आती है कि आसपास इतने सारे एयरपोर्ट हैं, आपके पास किसी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो सकती थी किसी भी तरीके से आप बचा सकें उसको, आप करना नहीं चाहते। अगर वहां पर उसी जगह पर अगर कोई विधायक कोई नेता अगर होता तो पूरा पुलिस महकमा उसी को बचाने में लग जाता, लेकिन ये व्यक्ति एक आम व्यक्ति था, इसलिए इस पर आवाज नहीं उठाई गई, इसलिए उसको सीरियसली नहीं लिया गया और उसकी जान जाती गई, जाने दी। तो अब आगे जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा, लेकिन इस हादसे से हमें सबक ये मिलता है कि आप सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकार आपकी मदद कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये आपकी किस्मत के ऊपर है, लेकिन आपको चौकन्ना रहना है, आपको सतर्क रहना है, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठे तो आप भी डूब सकते हैं युवराज मेहता की तरह। अब आगे ये होगा, कुछ लोगों पर कार्रवाई करी जाएगी, कुछ को पद से हटाया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान। क्यों नहीं हटाया जाएगा? जिसका अगर फॉल्ट है उसको हटाओ, परमानेंट जिंदगी में दोबारा नौकरी ना कर पाए, उसको सबक उदाहरण पेश होना चाहिए समाज के सामने कि तुम्हारी वजह से किसी की जान गई हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिली। बट हमारी सरकार में होता क्या है, एक व्यक्ति को उस पद से हटा के दूसरी जगह पे वही पद दिया जाता है। किस तरह का जस्टिस है ये? नहीं है जस्टिस। आगे इस केस के संबंधित कोई भी जानकारी रहेगी तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।